नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका आज के इस दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथ फंड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। आज इस सत्र में जैसे मैं मालूम है कि दोनों ही चयनित लेख द हिंदू से है और हमने प्रथम चर्चा में जो है पूरा मुद्दा स्वास्थ्य के क्षेत्र का जो मुद्दा था वो देखने का प्रयास किया। साथ ही इस मुद्दे में इस चर्चा में हम लोग द प्रॉब्लम ऑफ जो एजिंग डैम्स है, जो आज के जो हमारे डैम है, जो चेक डैम्स है, जो हमने कई सालों पूर्व बनाए हैं और आज वो प्रौढ़ हो रहे हैं, यानी कि वे ओल्डर हो रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। साथ ही लेख भी थोड़ा अच्छा है। लेख के राइटर जय हर्षा है, जो कि हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के डायरेक्टर है, वर्तमान सेंट्रल वाटर कमीशन के डायरेक्टर है। हालांकि यहाँ इन्होंने जो अपना जो मत रखा है वो अपना पर्सनल है, वो डायरेक्टर के नाते वो यहाँ इस बातों को नहीं कह रहे हैं, मगर अपना निजी मत यहाँ रखते हुए इन्होंने कई सारे प्रश्न हमारे सामने रखे, प्लस इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए वो भी हमें जो है बतलाने का प्रयास किया। तो देखेंगे पूरा लेख। ऑन द अदर साइड जैसे आपको स्क्रीन दिख रहा है, देखिए ये जो फोटोग्राफ है ये डैम की फोटोग्राफ है, जिसमें से भारी मात्रा में एक बहुत ही प्रचंड फोर्स के साथ वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक डैम की प्रतीकात्मक तस्वीर है, मगर आज हमें समझना है कि जैसे जैसे ये जो डैम है उनकी आयु बढ़ती जाती है, तो क्या ये हानिकारक साबित हो सकते हैं? क्या जिन उद्देश्यों के साथ इनको बनाया था वो उद्देश्य कुछ वर्षों के बाद क्या ये यह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं या नहीं होते हैं, इत्यादि चीजों पर आज हम लोग हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे लेख की तस्वीर से हमारी चर्चा शुरू करेंगे। देखिए द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग डैम्स। देखिए यह एक दरअसल एक प्रकार के टिकिंग बॉम्ब्स है, ठीक है, जो भविष्य में हमारे लिए काफी संकट पैदा कर सकते हैं और कई सारे क्षेत्रों में संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है या कुछ और होगा, मगर कई सारे क्षेत्रों में, जिसको हम लोग आगे वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हमारे राइटर, जैसे मैंने कहा कि वो वर्तमान डायरेक्टर है वाटर सेंट्रल वाटर कमीशन के, एक भारतीय सरकार में एक उच्च ओहदा है और मात्र इन लोगों को जल जो संसाधन है हमारा, उसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों को नीति निर्माण करनी होती है। देखते हैं। देखिए पूरा लेख हम लोग 3 चरणों में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम चरण रहेगा लेख का निष्कर्ष, कि आखिर इस लेख में जो है कौन कौन सी बात है हमें समझने का प्रयास किया है इस लेखक ने। साथ ही लेख की महत्वपूर्ण बातों को भी देखेंगे, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द लेख, और साथ में जो संशोधित तत्व है, जो हमारे इनपुट्स है, रिसर्च इनपुट्स, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ एक डिफरेंस है। लेख की महत्वपूर्ण बातों में लेखक ने इंडिया की बात की है, ठीक है, इंडिया एंड देयर डैम्स का जो पूरा जो नेक्सस है वो देखने का प्रयास किया। साथ ही संशोधित बाबतों में हमारे रिसर्च इनपुट्स में हम लोग यह ग्लोबल लेवल पे देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द ग्लोबल सिनेरियो इन द केस ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो डैम्स है, जो रिजर्वोयर्स है, ये दरअसल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है वो हम लोग हमारे तीसरे चरण में देखेंगे, वाइल जो इंडियन सिनेरियो है वो हम लोगों में हमको लेख की महत्वपूर्ण बातों में देखना है। तो शुरू करेंगे लेख। जैसे मैंने बताया कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक अहम कड़ी होती है किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कड़ी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमें यह भी मालूम है कि यह आमतौर पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है वो पानी को रोकने के लिए होता है, ताकि भविष्य में हमारी जो जो हमारी जरूरियात है या हमारी जो मांग है वो सुरक्षित हो सके। प्लस ये जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जल सुरक्षा का काम करती है। इट प्रोवाइड्स अस वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग पानी को रोक सकते हैं, पानी को यहाँ स्टोर कर सकते हैं, इसका संग्रह कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार से हमारी जल सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। साथ ही कई सारे फायदे हैं, जैसे मालूम है कि यह डैम को हम लोग मल्टीपर्पस डैम ही कहते हैं, क्योंकि इसका कोई एक पर्पस नहीं होता, इसका कोई एक उद्देश्य नहीं होता, मगर बहुउद्देशीय होता है। यही वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों की
आई दुगनी करेंगे, आई डबल, या इट विल इंक्रीज, डबल का हो या आप उसमें जो है बढ़ावा को हो, दोनों ही एक है। प्लस इट कंट्रोल्स फ्लड, फ्लड कंट्रोल, ठीक है। इत्यादि चीजों में यह डैम जो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें उपयोगी होता है। तो अगर ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा भी दुर्बल बना, दुर्बल, तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएगी, हमारी जल सुरक्षा खत्म हो जाएगी, किसानों की आय जो है वो डबल होने की तो बात छोड़िए मगर उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये भी गिर सकती है। फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल की बात भी हमें छोड़ देनी है, मगर यहाँ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के दुर्बल होने से ओवर फ्लडिंग होने की संभावनाएं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ में रखकर, साथ में रहकर जो है इस पूरे संकट का सामना करना चाहिए। प्लस इस दिशा में ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां बनानी चाहिए जो नीतियां हमारे इस एजिंग डैम की समस्या को हल कर सके। साथ ही अगर यहाँ परीक्षा संबंधी बात की जाए तो जीएस पेपर 3 के साथ ये रिलेटेड है, और जीएस पेपर 3 में भी डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ हम लोग इसके साथ हमको इसको लिंक कर सकते हैं। जल सुरक्षा ना होना ये भी एक प्रकार का डिजास्टर है, फ्लडिंग होना ये भी एक प्रकार का डिजास्टर है। साथ ही में जो किसान है, जो किसानों की आय है या किसानों की जो उत्पाद है वो उत्पाद में गिरावट भी एक प्रकार का डिजास्टर ही हम लोग मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग इसे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एज ए कोर सब्जेक्ट लिंक कर सकते हैं। साथ ही में एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स में हम लोग कई सारे सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जैसे हमें मालूम है कि हम लोग ऐसे ही जो है प्रस्थापित प्रणाली में जो है रह रहे हैं कि यहाँ सरकारी हस्तक्षेप किसी भी क्षेत्र में हो सकता है और सरकार की जो भूमिका है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो यहाँ भी सरकार ही भूमिका में आएगी। अगर हम बोलेंगे कि भाई यह डैम को रिहेबिलिट करना है या उसे रिस्ट्रक्चर करना है तो वो सरकार के द्वारा ही निसंदेह होने वाला है। तो यहाँ हम लोग इसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के माध्यम से तो देख ही सकते हैं, मगर साथ ही में एज अ कोर सब्जेक्ट वी कैन सी इट विथ ए डिजास्टर मैनेजमेंट टू। उसके बाद यहाँ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात की गई है और लेखक ने चिंता व्यक्त की है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन प्रौढ़ होता जा रहा है, यानी कि इट इज एजिंग डे बाय डे। ठीक है, आज से हमने जो है हमारे आज़ादी के पश्चात जो हमने डैम तैयार किए थे, जो निर्माण किए थे, अब उनकी उम्र होने लगी है, अब वो वृद्ध होने लगे हैं। और जैसे ही वो वृद्ध होंगे तो हमें मालूम है कि हमारी जल सुरक्षा भी खतरे में चली जाएगी, किसानों की आय भी खतरे में चली जाएगी और साथ ही में ओवर फ्लडिंग भी हो सकता है। क्योंकि देखिए एजिंग ऑफ द डैम, इसमें कई सारे खतरे हैं और इसके कई सारे लक्षण भी है कि कैसे हम कह सके कि कोई भी जो डैम है वो प्रौढ़ हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। तो उसके मानदंड है जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। मगर यहाँ हमें ये देखना जरूरी है कि एक मुख्य कारण क्या है कि ये जो जल सुरक्षा की बात करता है या किसानों के आय की बात करता है या फ्लडिंग की बात करता है, तो वो है सेडिमेंटेशन। हमें मालूम है कि जो नदी होती है, नदी का प्रवाह होता है वो बहुत ही तेज होता है, तो वो जमीन को इरोड करती जाती है, वो जमीन को घिसती जाती है, अपने साथ जो मिट्टी वगैरह होता है वो लेकर जाती है। ठीक है, तो रिवर इरोड्स। अब क्या होता था कि जब डैम नहीं थे तो ये नदियां समुद्र में ये सब जो है उसको पहुंचाती थी, यह सेडिमेंटेशन को समुद्र तक ही पहुंचा देती थी, क्योंकि बीच में कोई बाधा नहीं थी। मगर अब यहाँ बीच में बाधा है, हम लोग यहाँ बीच में रिजर्वायर बनाकर खड़े हैं। ठीक है, तो नदी आएगी अति गति से अपने साथ सेडिमेंट को लेते हुए, समझ लो यहाँ हमने डैम बना दिया है। ठीक है, और ये इससे क्रिएट हुआ रिजर्वायर है। तो अब नदी यहाँ जाएगी, फिर हम लोग यहाँ से नदी का बहाव को जो उसका जो प्रवाह है वो हम लोग उसको अन्य दिशा दे सकते हैं। मगर जब नदी आएगी तो उसके साथ वो सेडिमेंटेशन यहाँ लेके आएगी, तो वो साल प्रति साल, दिन प्रतिदिन वो यहाँ जमा होते जाएंगे, विच विल एक्चुअली reduce the storage capacity, reduce storage capacity। साथ ही
यहां सेडिमेंटेशन आया, देन इट कैन चॉक सप्लाई ऑफ वाटर, जिसके कारण किसान के खेत में पानी कम जाएगा तो जो खेत उत्पाद है वो कम होगी, खेत उत्पाद कम होगी तो कृषक की आय जो है वो भी कम होगी। तो ये भी एक बात है। साथ ही जो हमने तीसरा मुद्दा देखा था कि फ्लडिंग का, ठीक है, अब यहां सेडिमेंटेशन हो गया, समझ लो कोई भी डैम है, कोई भी एक जो है एक कैपेसिटी वाला, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाला, और वो डैम में 50% सेडिमेंटेशन हो गया तो उसकी 50% जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो कम हो गई। अब पानी आया तो वो उसकी क्षमता तो अब कम है, तो यहां से फ्लडिंग जो है वो हो सकता है। पानी ज्यादा आने वाला है, क्षमता कम है, विच विल रिजल्ट इन और फ्लडिंग। तो ये तीन मुख्य कारण है जिसको हमें देख के, जिसके ऊपर सारे क्षेत्रों के लोगों को, सारे क्षेत्र के लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा, साथ में सरकार को भी साथ में मिलकर काम करना होगा। ऐसी नीतियां गढ़नी होगी जिससे हम लोग ऐसे संकट से बच सके। कई सारी योजनाओं को हमें अमल में रखना होगा, योजनाओं को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लागू करना होगा ताकि इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम हो सके और जो सारे संकट हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं ड्यू टू दिस एजिंग ऑफ डैम्स, ठीक है, वो सारे संकट भी हमसे दूर हो सके। तो ये बात रही निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बात है देखें तो हम लोग इस पूरे लेख को 3 चरणों में विभाजित करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें समझने में सरलता हो। इसमें सर्वप्रथम रहेगा ओवरऑल सिचुएशन, कि आज कुल परिस्थिति क्या है, साथ ही डैम स्पेसिफिक नोट्स, यानी कि कुछ हमें मुद्दे देखने हैं जो कोई भी डैम स्पेसिफिक हो। हम लोग एक एक डैम का नाम लेके उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण डैम है, सारे डैमों का नाम लेना असंभव है क्योंकि हमें मालूम है कि भारत में 5400 से अधिक तो बड़े डैम है मात्र, ठीक है, और छोटे और मध्यम कक्षा के डैम अलग से है। तो ये तो जो अशक्य सी बात है, मगर ये इसमें से जिन डेमो के अच्छे केसेस हैं उनका हम लोग यहाँ केस स्टडी करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पूरे सिनेरियो का कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या परिणाम हो सकता है, उसकी भी यहाँ बात हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये 3 बिंदु है जिसमें जो ओवरऑल सिचुएशन है उससे शुरू करेंगे और उसमें कहा गया है कि भारत तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन में, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 5400 डैम्स आर लार्ज। अब इस 5400 डैम्स में से 1100 तो ऐसे है, 1100 डैम्स जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, 50 years प्लस, 50 years प्लस के डैम से ये 1100 तो 5400 में से, प्लस ऐसा भी अनुमान यहाँ लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि 2050 तक, 2045 से 50 तक 5400 में से आप समझ लो 4400 डैम्स विल बी ऑफ मोर एज, ranging from 50 years to 120 years। तो ये एक चिंता की बात है। 50 से 120 वर्ष तक के हो सकते हैं। तो यहां से हम लोग ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2050 तक 80% डैम प्रौढ़ बन जाएंगे। और ये तो मात्र और मात्र बड़े डैमों की बात है। अभी हमने छोटे डैम्स तो देखे ही नहीं, मगर ये मात्र और मात्र बड़े डैम्स की बात है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी चिंताजनक बात है जिसके ऊपर हमारी सरकारों को जो है अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्लस एक अच्छी एक योजना को इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। प्लस अगर छोटे व मध्यम डैमों की बात करें तो उनका भी यही हाल है। 70-80% छोटे व मध्यम कद के डैम्स अगले वर्षों में, नजदीक के भविष्य में एजेड होने वाले हैं,
यानी कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी एजेड, वो भी बड़े हो जाएंगे, तो उनका भी रिहेबिलिटेशन, उनका भी रिस्ट्रक्चरिंग करना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ लेखक के द्वारा एक चिंता व्यक्त की गई है कि आमतौर पर ज़्यादातर जो डैम्स होते हैं भारत में, वे सेडिमेंटेशन साइंस के अभ्यास करे बिना ही बनाए जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी भूल है। ठीक है, सेडिमेंटेशन साइंस का अभ्यास अनिवार्य है किसी भी रिजर्वोयर को बनाने के लिए, और अगर हम वो सेडिमेंटेशन साइंस को अच्छी तरीके से अभ्यास करके उसको अप्लाई करें ऑन ग्राउंड, तो ये सेडिमेंटेशन रेट जो है वो भी हमारे काबू में हो सकता है, प्लस इनकी जो एजिंग है वो भी बहुत ही धीमी हो सकती है। मगर भारत में विरोधाभास है, भारत में देयर इज नो सेडिमेंटेशन साइंस यूज्ड एट ऑल, और इसी की वजह से जो प्री एज्यूम्ड जो कुछ आंकड़े होते हैं सेडिमेंटेशन रेट के, उनसे कई अधिक गुना ज़्यादा गति से, कई अधिक गुना ज़्यादा स्पीड से सेडिमेंटेशन हो रहा है आज हमारे डैम में। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जो एस्टिमेट्स हमने लाइफ एस्टिमेट्स दिए थे एट द टाइम ऑफ कमेंसिंग द डैम या एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग इट, वो भी प्रिसाइज नहीं है, उसमें भी हमें काफ़ी फेरफार देखने को मिलता है। जो एज हमने तब एज्यूम की थी उससे 50% आज उन डैमों की आयु हो गई है, क्योंकि हमने वो डैम सेडिमेंटेशन साइंस के अभ्यास के बिना बनाए, उसे लागू किए बिना बनाए, वैसे ही कहीं पे भी बना दिए। ठीक है, जो हमारी एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग भूल है। ठीक है, साथ ही हमें मालूम है कि जैसे जैसे उम्र होती जाएगी यह डैम्स की, तो उसकी जो संग्रह क्षमता है वो भी कम होती जाएगी, और उसके मैंने दुष्परिणाम भी देखे कि एक बार अगर हमारे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो संग्रह क्षमता कम हुई, तो इट इज़ नॉट बेटर फॉर अस, इट इज़ नॉट बेटर फॉर अस एज ए इंडिविजुअल। फार्मर्स को या सबको तो दिक्कत होने ही वाली है, मगर एज ए इंडिविजुअल वी आर ऑल्सो नॉट गेटिंग टू बी बेनिफिटेड। प्लस यहाँ एक ये भी मुद्दा है, आई एम सॉरी, कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, अगर हमें इसे अच्छी तरीके से सफल बनाना होगा तो हम लोग इस एजिंग डैम के साथ नहीं बना पाएंगे। हमें हमारे डैम्स को रिजुनवेट करना होगा, हमें इनको रिस्ट्रक्चर करना होगा, तभी जो है हम जो क्लाइमेट चेंज है या उनके जो हमारे कमिटमेंट्स है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये बात रही एक। दूसरी बात, कई सारे हमारे डैम्स की जो डिज़ाइन है वो भी क्षतिपूर्ण है, क्योंकि देयर इज़ अ मेजर इंजीनियरिंग लूप होल, देयर इज़ अ मेजर आर्किटेक्ट लूप होल। तो ये बात भी एक यहाँ हमें सुनिश्चित करनी होगी कि अब जब भविष्य में हम लोग इसका रिजुनोवेशन करें, इसको रिहेबिलिटेट करें, तो हमें ये देखना है कि यह पुनः निर्माण कार्य में सेडिमेंटेशन साइंस बहुत अच्छी तरीके से लागू हो, प्लस जो रिजर्वोयर्स की जो डिज़ाइन है वो भी क्षति रहित हो। तो ये बात रही ओवरऑल सिचुएशन की। अब अगर हमें डैम स्पेसिफिक बात करनी हो तो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जिसके ऊपर से हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कौन कौन से डैम आज सेडिमेंटेशन से जूझ रहे हैं या अन्य कोई स्थितियों से जूझ रहे हैं क्योंकि वे एजड हो गए हैं। सबसे प्रथम उसमें रहेगा कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम विच वॉज बिल्ट इन द ईयर 1931। आज अगर इसकी आयु देखें तो ये 90 साल का है, आई एम सॉरी 90 ईयर्स। साथ ही अगर मैथुर डैम देखें तो इसका निर्माण भी 1934 में हुआ था प्रोबेबली, और आज इससे 87 वर्ष हो गए हैं, काफ़ी एजेड हो गए हैं। ठीक है, और इसमें आज के दिन सिल्टेशन रेट भी बहुत ही ज़्यादा होगा, प्लस इनकी सप्लाई जो है वो भी चोक्ड होगी, इसीलिए वाटर सप्लाई भी जो है थोड़ी कम होगी, और इसके दुष्परिणाम वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को झेलने पड़ सकते हैं या वे झेल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बात रही उम्र की। अब अगर सेडिमेंटेशन रेट देखें तो ये भी एक जो है एक महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं सप्लाई हाइड्रोलॉजी में या सेडिमेंटेशन साइंस में या आप कह लीजिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसके ऊपर भी गौर करना आवश्यक है, जिसके तहत सर्वप्रथम हम लोग अगर भाखरा नांगल देखें, हमारा आइकॉनिक डैम है भाखरा नांगल, जो हमें सबको मालूम है पंजाब स्थित है और सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है।
एक अनुमान के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि भाखरा नांगल का जो सिल्टेशन रेट है वो 139% हाई है फ्रॉम प्री एज्यूम्ड, 139% मोर या हाई कह लीजिए। जब इसको बनाया गया तब जब एक अनुमान बांधा गया था, उस अनुमान से 140 गुना ज्यादा तेजी से आज सेडिमेंटेशन हो रहा है भाखरा नांगल में, और इसी की वजह से तब निर्माण कार्य के समय इसकी एज रखी गई थी 87, इट वाज आई एम सॉरी 87 years. It was pre-assumed that the dam will be operational, will be good operational up to 87 years, but अब पूर्व अनुमान के मुताबिक इसकी जो आयु है वो हाफ हो गई है, इट बिकेम हाफ एंड इट इज राइट नाउ अप्रोक्स 47 years. जो 87 मानी जा रही थी उसके निर्माण कार्य के समय वो आज 47 years हो गई। तो यहाँ हमें सेडिमेंटेशन साइंस का उपयोग नहीं दिखता है, यहाँ हमें डिजाइनिंग लूपहोल्स दिखते हैं, यानी कि ओवरऑल इंजीनियरिंग लूपहोल्स है जिसको अब ठीक करना है। ठीक है, साथ ही में अगर अन्य डैमों की बात करें तो एक हीराकुड करके एक डैम है जो कि सबसे लंबा है भारत में, यह सबसे बड़ा वाला है हाइट में, यह सबसे लंबा वाला है लंबाई में, जो महानदी के ऊपर बना है उड़ीसा में। इसका अगर रेट देखें तो 141% की अधिक तेजी से, अधिक गति से, जो प्रीज्यूम्ड थी उससे अधिक तेजी, अधिक गति से यहाँ सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये भी इसका जो लाइफ है वो कम कर देगा। साथ ही अगर मेथन की बात करें, मेथन डैम जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में बनाया गया है, और अगर रिवर की बात करें तो बाराकर नामक नदी है जिसके ऊपर बनाया गया है, और अगर इसका सेडिमेंटेशन रेट देखें तो इट इज 808% मोर देन प्री एज्यूम्ड, 808% मोर। ठीक है, तो यहाँ हमें लूपहोल्स स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, 808% मोर देन प्री एज्यूम्ड। और साथ में अगर हम घोड़ डैम की बात करें जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और घोड़ नदी के ऊपर ही बनाया गया है, तो उसका रेट 426% अधिक है फ्रॉम द प्री एज्यूम्ड। सो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने बहुत ही जो है गंभीर तरीके से चिंता व्यक्त की और कहा है कि भविष्य के डैम्स के निर्माण में प्लस उनके रिजेन्युएशन के कार्यक्रम में, दोनों में हमें इंजीनियरिंग लूपहोल्स ना रहे उसका विशेष ध्यान रखना होगा, वरना फिर से ये परिस्थिति आ सकती है। तो ये बात रही दूसरे मुद्दे की जिसमें हमने कुछ डैम स्पेसिफिक बातों को देखने का प्रयास किया। साथ ही अगर इसके परिणाम देखें तो परिणाम तो बुरे ही है, हमें मालूम है कि ये एक प्रकार की दुर्घटना है। इट कैन एक्चुअली इनवाइट द ओल्ड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैन एक्चुअली इनवाइट डिजास्टर्स इन योर कंट्री। और ये ऐसा नहीं है कि भारत का एक का प्रश्न है, ये विश्व मात्र का प्रश्न है। ऐसा नहीं भारत में अकेले ही जो डैम्स है वे एजेड हो रहे हैं, पूरे विश्व के डैम्स एजेड हो रहे हैं, और पूरे विश्व को इसके ऊपर अगर काम करना है तो कलेक्टिवली अप्रोच अख्तियार करना होगा, होलिस्टिक अप्रोच अख्तियार करना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि हम लोग इस एजिंग वाटर स्ट्रक्चर के से जो सर्जित परिस्थिति है, जो सर्जित संकट है, उससे हम लोग बच सके। अब हमने कॉन्सिक्वेंसेस तो देख ही लिए हैं, मगर यहाँ फिर से एक बार स्पीडली हम लोग रिपीट कर देंगे, और जिसके तहत प्रथम रहेगा सप्लाई विल बी चोक्ड, सप्लाई चोक्ड, सप्लाई विल बी चोक्ड, देन लेस वाटर टू फार्म, इफ लेस वाटर टू फार्म देन low productivity, and low productivity will ultimately trigger poverty. साथ ही में ओवर फ्लडिंग की भी समस्या है जो हमने देखा, और इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स में हम लोग चेन्नई की बाढ़ ले सकते हैं 2015 की, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी, प्लस केरला की बाढ़ ले सकते हैं वर्ष 2018 की, और साथ ही में भरूच की बाढ़ ले सकते हैं जो 2020 में ही हुई थी, यानी कि ताजी है। ठीक है, तो ये सब इसके कारण है, एजिंग डैम्स के कारण है। एजिंग डैम्स की वजह से, स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से बाढ़ जो है वो काफी बढ़ जाती है।
ठीक है, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। अब लेखक ने यहाँ एक चिंता व्यक्त की है कि अगर सारे स्टेक होल्डर्स एक नहीं हुए, ठीक है, तो ये आज छोटी मुसीबत कल को बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है और एक तरीके से हमारी वोटर सिक्योरिटी को भी थ्रेटन कर सकती है, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम होती है। तो ये बात रही लेख की महत्वपूर्ण बात है। अब आगे में देखना है तीसरे चरण में जो संशोधित तत्वों की बात करता है, जिसमें हम लोग हमारे कुछ इनपुट्स को लेकर बात करेंगे, जिसके तहत जैसे मैंने आपको शुरुआत में हिंट दी थी कि हम लोग ग्लोबल सिनेरियो को देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द ग्लोबल सिनेरियो। हमने भारत का सिनेरियो तो देखा, कुल नंबर ऑफ डैम्स, उसका एजिंग इत्यादि इत्यादि, मगर कुछ चुनिंदा चीजें हैं, थोड़ी कम है मगर थोड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें ग्लोबल लेवल पर भी देखना है, वैश्विक स्तर पर भी इस पर्टिकुलर मुद्दे में देखना है। तो हम लोग यहाँ इस ग्लोबल सिनेरियो की बात करने के लिए एक रिपोर्ट को आधार बनाएंगे और उस रिपोर्ट का नाम है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड कैनेडियन यूनिवर्सिटी। उसके द्वारा यह पूरा अभ्यास हुआ था पूरे विश्व का, और उसने कुछ तत्व, कुछ आंकड़े पेश किए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जिसका नाम हमें जो है देखने को मिला एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। ठीक है, जिसके तहत ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में 58,700 डैम्स है या डैम्स बने थे वर्ष 1930 से 1970 तक, 40 वर्षों में इतना डैम्स का निर्माण हुआ। ठीक है, प्लस इस रिपोर्ट के तहत 32,000 डैम्स अकेले 4 राष्ट्रों में है, जिसमें चाइना है, इंडिया है, जापान है और साउथ कोरिया है। ठीक है, 58 में से 32,000 तो मात्र और मात्र इस 4 राष्ट्र में है, और चारों के चारों राष्ट्र एशिया में है। साथ ही में अगर यूरोप की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें इत्यादि, तो यहाँ भी सेम परिस्थिति है। भले ही देश विकसित हो, मगर ये लोग भी इस एजिंग डैम के सिनेरियो से ये लोग भी जूझ रहे हैं, ये भी इस संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ विविध जो है अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ये 32,000 में से कुछ 50 वर्ष के ऊपर से है, कुछ जो है 120 वर्ष के नीचे है, 50 के ऊपर और 120 वर्ष के नीचे है, और कुछ 120 वर्ष के ऊपर है। ठीक है, मगर ये थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा हमारी परीक्षा दृष्टि से, क्योंकि हमें भारत का देखना है। भारत का हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया, तो यहाँ मात्र और मात्र में सिर्फ यही समझना है कि कुल विश्व में आज लगभग 60,000 जितने चेक डैम्स है, जिसमें से अधिकतम इस समयकाल के दौरान बने थे। और अगर ये समयकाल है तो सब 50 वर्ष से तो ऊपर होंगे ही होंगे, तो एक एज तो हो ही गई है। तो अब सरकारों को यह एजिंग डैम के इस सिनेरियो के सामने लड़ने के लिए प्रोग्राम शुरू करने होंगे, डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे, डैम को डीकमीशनिंग करना होगा। ठीक है, डीकमीशनिंग ऑफ डैम बहुत ही अच्छा सिनेरियो है, जिसके तहत 2 प्रकार के डीकमीशनिंग हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकता है, एक पार्शियल हो सकता है। तो इत्यादि जो ऐसी नीतियां हैं वो इम्प्लीमेंट करके हम लोग इस एजिंग डैम के चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर जीत हासिल कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आज हमने लेखक का लेख को आधार बना के कई सारी चीजें देखी, जिसमें भारत का पर्सपेक्टिव भी देखा, भारत के साथ साथ हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देखा, जिसके तहत हमने देखने को मिला कि ये जो डैम्स एक बार प्रौढ़ अवस्था में दाखिल हुए तो वो कैसे हमें हानिकारक हो सकते हैं। और अगर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग डैम, तो कुछ इस तरह है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एट 50 years a large concrete dam would most probably begin to signs of aging, and aging signs, these aging signs include, first one, increasing cases of dam failures, कंस्ट्रक्शन दुर्बल बनने से डैम पूरा फेल हो जाता है, प्लस प्रोग्रेसिवली इंटरेस्टिंग कॉस्ट ऑफ डैम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लस इंक्रीजिंग रिजर्वोयर सेडिमेंटेशन एंड लॉस ऑफ अ डैम्स फंक्शनलिटी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये सब मिला के हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को या किसी भी डैम को एज हो रही है, अगर हमें
उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में से ये जो सिम्टम्स है या ये जो फीचर्स है वो देखने को मिले। ठीक है, तो ये बात हुई वाटर एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिससे हमें कई सारे संकट पैदा हो सकते हैं। प्लस उसके समाधान के लिए हमें सारे लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आगे चलकर काम करना होगा, तभी हम लोग इस संकट से बच सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादन के साथ, अगले अभ्यास व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।